ठीक है। तो लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा जरूरी क्यों जरूरी, हमने पहले पढ़ा है इसको पिछले अध्यायों में। ये 5वां चैप्टर आपका, ठीक है ना। 5वां चैप्टर क्या है आपका, जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, तो हमने पहले अध्याय में पढ़ा है कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं, संघीय सरकार जो थी हमारी, उसके बाद विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, धार्मिक समूह, जातिगत समूह, लैंगिक समूह थे, वो कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखेंगे कि सत्ता जो है स्वच्छंद नहीं है, उस पर भी असर पड़ता है दूसरों का, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से मुक्त नहीं रह सकते लोग, सत्ताधारी मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलता रहता है, और और जो हितों और नजरियों का ये द्वंद्व की विभक्ति होती है संगठित तरीके से की जाती है। ठीक है, ये संगठित तरीके से की जाती है। जिसके पास सत्ता होती है उसे उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। जो विरोधी मांगे हैं और दबाव है उनमें संतुलन बैठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम ये सब चीजें देखेंगे कि इन सब के बीच कैसे लोकतंत्र आकार लेता है। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। नेपाल और बोलीविया का जनसंघर्ष पहले हमने पिछले अध्याय में 9 में पढ़ा था, पोलैंड में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस कहानी में हम आगे ले जाएंगे बात को अपनी। और नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है, नेपाल पहले लोकतंत्र नहीं था, पहले वहाँ राजतंत्र था। ठीक है, तो क्या हुआ था वहाँ पे नेपाल में, सन 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ठीक है, नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर कहा जाता है। ठीक है, यह नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में थी। ठीक है, आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र सिंह ने स्वीकार कर लिया। राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था एक बार, लेकिन क्या हुआ, उस शाही खानदान में एक रहस्यमय कत्लेआम हुआ और राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। ठीक है, और नेपाल का जो नया राजा था ज्ञानेंद्र, वो लोकतांत्रिक को शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, पहले राजा थे वीरेंद्र, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं गद्दी छोड़ दूंगा और लोकतंत्र बन जाएगा, लेकिन उनका उसी रात को कत्ल हो गया, पूरे मतलब खानदान का कत्ल हो गया था। फिर उनकी गद्दी संभाली उनके उनके रिश्तेदार थे, किसी तरह से ज्ञानेंद्र नाम था, ज्ञानेंद्र ने, और उन्होंने मना कर दिया लोकतंत्र के लिए। ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार थी, चुनाव होते थे लेकिन सारा अधिकार जो था वो राजा के पास था। सारे अधिकार किसके पास थे, राजा के पास थे। और नीचे चुनाव होते हैं इसके नीचे, लेकिन जो चुनाव होने के बाद जो नेता आते थे, ठीक है, सरकार जो बनती थी वो अलोकप्रिय थी, लोगों को पसंद नहीं थी। ठीक है, तो सन 2005 में फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटा दिया, अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। ठीक है, बिना किसी से सलाह लिए ये काम कर दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री को हटा दिया और सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की भागडोर राजा के हाथों से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। ठीक है, बहुत बड़ा आंदोलन चला वहां पे। संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक नई पार्टी बनाई। जो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, संसद की जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई, सेवन पीपल्स अलायंस। सेवन पीपल अलायंस बनाया था, एसपीए करके बनाया था। ठीक है, सेवन पीपल्स अलायंस बनाया मतलब सप्तदलीय गठबंधन। सेवन पीपल अलायंस मतलब सप्तदलीय गठबंधन। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के लिए बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। अभी 4 दिन की बजाय कई अनिश्चित काल के लिए बंद का रूप ले लिया इसने। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, राजा को इसमें फिर उसी आंदोलन में क्या हुआ, माओवादी बागी और अन्य संगठन भी साथ हो लिए इनके साथ। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर आने लगे, तकरीबन 1 लाख लोग रोज जुट रहे थे। फिर धीरे धीरे संख्या 21 अप्रैल को ये संख्या जो थी 3 से 5 लाख हो गई, और इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया फाइनली, राजा को अल्टीमेटम दे दिया। तो राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की बात करी, लेकिन लोगों ने स्वीकारा नहीं उसको। ठीक है, और अपनी मांगों पर अडिग रहे।
कि संसद को फिर से बहाल किया जाए और सर्वदलीय सरकार बने और एक नई संविधान सभा का गठन हो। ये उनकी मांगे थी। ठीक है। 26 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का आखिरी दिन था। राजा ने तीनों मांगे मांग ली। ठीक है। संसद को दोबारा बहाल किया गया, सर्वदलीय सरकार बनी और नई सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का। ठीक है। एसपीए, सेवन पीपल्स पार्टी जो थी, अलायंस थी, उस एसपीए ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का जो सरकार, अंतरिम सरकार क्या होती है, जो कुछ समय के लिए बने, टेम्पररी, जब तक सरकार नहीं चुनी जाती तब तक एक अंतरिम सरकार चुन दी जाती है। तो गिरजा प्रसाद कोइराला जो थे उनको प्रधानमंत्री बना देगा अंतरिम सरकार का। ठीक है। संसद फिर से बहाल हुई, इलेक्शन हुए, संसद बहाल हुई, कानून पारित हुए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां हटा दी गई, वापस ले ली गई और नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच में सहमति बनी और 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। ठीक है। ये एक बार खत्म हुआ, अभी देखना दोबारा। और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इसके बाद क्या हुआ, 2008 में खत्म हो गया। अब 2015 में, 2008 से लेकर 15 तक उनको संविधान बनाना पड़ गया। संविधान बनाने में समय लगा। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। 2015 तक संविधान बनकर तैयार हुआ, लगभग 7 साल लगे उनको। फिर ठीक है, 2015 में एक नए संविधान का अपनाया गया और नेपाल के लोगों ने का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि लोगों ने मिलकर संगठित होके, ठीक है, मेन क्या होता है संगठित, ऊपर हमने पढ़ा इसमें इंट्रोडक्शन में कि संगठित तरीके से होती है जो भी अभिव्यक्ति होती है, जो हितों और नजरियों के द्वंद्व की अभिव्यक्ति होती है वो संगठित तरीके से होती है। तो नेपाल में लगभग कई लाख लोग सड़कों पे आए, उन्होंने अपना मांगे रखी और उसको राजा को स्वीकार करना पड़ा। उसी तरह से बोलेविया में जल युद्ध हुआ था। बोलेविया का जल युद्ध, नेपाल और पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना और उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका सिर्फ लोकतंत्र या राजनीति तक सीमित नहीं होती। जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। एक बार लोकतंत्र स्थापित हो गया इसका मतलब खत्म नहीं होगा जन संघर्ष। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र कब स्थापित हो गया था, 26 जनवरी 1950 को, सॉरी, हाँ 1950 को हमारा देश गणराज्य बन गया था। ठीक है। हमारा संविधान अपना लिया गया था एक तरह से, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो गई थी ना, उसके बाद भी चलती रही लड़ाई। ठीक है। क्योंकि कई प्रॉब्लम ऐसी है राजनीति में जो उठती रहती हैं, लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, उनकी सोच अलग अलग है, समाज बदलता रहता है, तो प्रॉब्लम भी अलग अलग आती है। ठीक है। तो बोलीविया में क्या हुआ, बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण, पानी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, उसके खिलाफ एक सफल संघर्ष किया। ठीक है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। लोकतंत्र जीवंत रहता है जब तक जन संघर्ष जारी रहता है। ठीक है। जन संघर्ष का मतलब लोग संगठित होकर संघर्ष करते हैं किसी चीज के लिए। ठीक है। तो लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी यानी बहुत गहरा रिश्ता एक तरह से कह सकते हो। ठीक है। देखिए, अगर मैं देखूं एक लोकतंत्र के अंदर 3 पक्ष होते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं देखा जाए तो एक क्या होता है, यहाँ है जनता। ठीक है। यहाँ है शासक और यहाँ क्या है, विपक्ष। ठीक है। तो ये लोकतंत्र है आपका। इन तीनों का होना जरूरी है। शासक अपने काम कैसे करेगा, उसको राजकाज के लिए पूरा नियम कानून और सारे सुविधाएं दी गई हैं, अधिकारी दिए गए हैं। विपक्ष क्या बैठता है संसद में और इसके कामकाज पे नजर रखता है। ठीक है। लेकिन जब ये अपना काम ना कर रहा और विपक्ष कमजोर हो, अपना निभा नहीं पा रहा हो नजर रखने का, तो क्या होता है, फिर जन संघर्ष होता है। जनता फिर सड़कों पे आती है। अगर ये काम ना करे या फिर गलत काम करे और विपक्ष उतना मजबूत ना हो तो कि उसको संभाल सके, तो जनता को जन संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि 1970s में हुआ था हमारे देश में, इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो लोग जो सड़कों पे उतरे थे, जनता पार्टी बनाई गई थी जो उनके भारत में। ठीक है ना। तो बोलीविया जो है वो कहाँ पे है, आप देखोगे तो जो लैटिन अमेरिका है हमारा, दक्षिण अमेरिका, उसमें बोलीविया इधर कंट्री है। ठीक है। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक में यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। विश्व बैंक ने क्या कहा कि जो सरकार, जो नगरपालिका के द्वारा जलापूर्ति के लिए
नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला और सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। जब विश्व बैंक ने उस पर दबाव डाला कि जो आप लोग जो कर रहे हो आप मत करो, इसको प्राइवेट लोगों करने दो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को करने दो। तो सरकार ने क्या किया, एक शहर में जलापूर्ति का जो अधिकार था, जलापूर्ति का अधिकार मतलब पानी की पूर्ति करने का अधिकार। तो एक शहर में पानी की पूर्ति करने का अधिकार लगभग किसका होता है, सरकार का या नगर पालिका का, ठीक है। लेकिन वहाँ बहुत गरीब देश था, वो कर नहीं पा रहे थे ये सब चीजें, साफ पानी मुहैया करवाना ये सब नहीं करवा था। तो विश्व बैंक ने क्या कहा कि तो आप इसको निजीकरण कर दो इनके धीरे धीरे, ताकि पानी मुहैया कराया जा सके। तो एक शहर में उन्होंने कर दिया, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया पानी का अधिकार, जलापूर्ति का अधिकार करने का अधिकार, जलापूर्ति का अधिकार। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की जो कीमत थी 4 गुना बढ़ा दी, आनन फानन में 4 गुना बढ़ा दी। अनेक लोगों को पानी का मासिक बिल 1000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि बोलेविया में आमदनी जो थी 5000 रुपए थी, महीने का 5000 कमा रहे हो, 1000 रुपए सिर्फ पीने के लिए, पानी के लिए चुकाना पड़ रहा था उनको। तो इसके खिलाफ क्या हुआ, जन संघर्ष भड़क उठा और 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार लिया और 4 दिनों के लिए कामयाब आम हड़ताल हुई। सरकार बातचीत के लिए राजी हो गई, हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्ण दमन किया और अप्रैल में एक बार और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। ये तो हो गया हिंसक तरीके से, ठीक है। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी बातें मांगे माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी से करार किया था, उसको रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति द्वारा नगर पालिका को सौंप दी गई, ठीक है। इसको बोलीविया का जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 2000 में हुआ था ये, ठीक है। लोकतंत्र और जन संघर्ष क्या होता है, अब हमने 2 एग्जाम्पल देखे कि जन संघर्ष कैसे कब सामने आता है, जब शासन और विपक्ष दोनों काम नहीं करती अपना अपना, ठीक है। आपने आपने क्या कहता, चुन के भेजा था उसको, नेताओं को यहाँ संसद भवन में, आपके चुने हुए नेता कुछ शासक बने, शासन में गए, और कुछ नेता आपके चुने हुए विपक्ष में बने, कि विपक्ष में वही लोग बैठे होंगे जो उनको आपने चुना होगा, बस उनका बहुमत नहीं था तो वो विपक्ष में गए, ठीक है, वो विपक्ष में गए। लेकिन जब आपका चुने हुए प्रतिनिधि ना यहाँ काम कर रहे हैं ना यहाँ काम कर रहे हैं, तो फिर कौन काम करता है, फिर ये काम करता है, जन संघर्ष होता है, ठीक है। फिर ये और ये मिल जाते हैं कई बार, और फिर आगे संघर्ष ज्यादा शुरू हो जाता है। तो आपने दोनों कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य क्या था, लोकतंत्र को स्थापित करना, और बोलीविया में क्या था, पानी के अधिकार के लिए था, ठीक है। गरीबी थी, वो सब था। एक जनसंघर्ष एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग बनाने के लिए बाध्य किया गया बोलीविया में। बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ, पूरे सरकार के खिलाफ नहीं था, सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था सिर्फ। जबकि नेपाल में क्या था, पूरे देश की राजनीति दांव पे लगी थी, ठीक है, कि आगे क्या होगा। ये दोनों सफल रहे और इनके प्रभाव स्तर अलग अलग थे, प्रभाव के स्तर भी अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ये 2 कथाएं जो थी, राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है, ठीक है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचा दिया। विवाद उत्पन्न हुआ, उसको जन समर्थन मिला और फिर परिणाम आया, ठीक है। पहले विवाद उत्पन्न हुआ, जन समर्थन हुआ, सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो गई, लोग बाहर आए और फिर परिणाम आया। इसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही, ठीक है। अगर आप कक्षा 9 की पुस्तक पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक, तो आपको पता लगेगा पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है, बिना संघर्ष के लोकतंत्र का विकास नहीं हुआ, ठीक है। लोग अपने लिए जब सामने आए हैं तभी लोकतंत्र और अच्छा आकार लिया है लोकतंत्र ने, ठीक है। इस तरह हम 2 उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। 2 उदाहरण जो हमने देखे उनसे कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या, पहला क्या है, लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, ठीक है, विकास होता है। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे संघर्ष ना हो सकता है कि आपका कोई बड़ा फैसला है, जैसे उन्होंने बोला कि जल आपूर्ति वाला फैसला था,
अगर उन्होंने बोलते और वो सीधा से बिना किसी उसके कठिनाई के मान लेती सरकार, तो संघर्ष होता ही नहीं। ठीक है, संघर्ष नहीं होता। सिर्फ एक बार कहने पे अगर मान लेती सरकार तो संघर्ष नहीं होता। फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा कभी बहुत रेयर होता है कि मांगे बिना संघर्ष के मान ली जाए, इतनी बड़ी मांगे। ठीक है, लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता के हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ठीक है, किसके बीच में संघर्ष होता है? मैंने तीन बताए थे आपको, जनता, शासक और विपक्ष। जब सत्ताधारी और इन दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब निर्णायक घड़ी वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा रहा है, या उस देश के लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, या उस देश की लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में है। ठीक है, ये संघर्ष तभी होता है। अगर लोकतंत्र में सब ठीक है, लोकतंत्र में सब ठीक होने का मतलब कि जनता का द्वारा अगर शासन है, जनता का शासन है, और जिसको जनता ने चुना है उसको आखिरी फैसला लेने का अधिकार है, वो भी जनता के हित में फैसले ले रहा है, तो लोकतंत्र मजबूत हो चुका है। तो इसमें संघर्ष की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अगर संघर्ष की कहीं गुंजाइश है, इसका मतलब लोकतंत्र और विस्तारित हो रहा है और उसकी जड़ें और मजबूत हो रही हैं। ठीक है, लोकतंत्र संघर्ष का समाधान लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता के व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कि कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं, मसलन संसद अथवा जो संसद और विधानसभा है, न्यायपालिका, उनके जरिए हो जाए। ठीक है, कोई ऐसी चीज निकले, कोई ऐसा मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई जिसके विरोध में अगर लोगों ने आवाज उठाई, तो या तो सरकार ने ही उनकी मांगों को मान लिया या फिर न्यायपालिका ने मान लिया। ठीक है, लेकिन जब विवाद गहन होता है, गहरा जाता है, तो ये संस्थाएं उस स्वयं उस और ये संस्थाएं जो थी, जो न्यायपालिका और संसद है, खुद इस विवाद का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि जनता के माध्यम से होता है। और तीसरा क्या है? ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। ठीक है, ऐसे संघर्ष का आधार क्या है? राजनीतिक संगठन। यह बात सच है कि ऐसी घटनाओं ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। मतलब वही है कि आपको संघर्ष जो है उसमें राजनीतिक संगठन तो होगा, आधार तो राजनीतिक संगठन होगा। ठीक है, कोई भी संघर्ष होता है उसका आधार राजनीतिक संगठन ही होता है, कोई ना कोई संगठन सामने आता है। ठीक है, और लोगों को अपने साथ लाता है। लेकिन आखिरी में इस संगठन के नीचे संगठन को कौन पावर दे रहा है? किसकी भागीदारी अगर ज्यादा होती है तभी काम आता है? जनता की भागीदारी। सारे सब डिपेंड करता है जनता की भागीदारी कितनी है इसमें। ठीक है, जनता की भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। संगठित राजनीति कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह होते हैं, जो कुछ ऐसे समूह होते हैं जो दबाव डालते हैं सरकार के ऊपर। ठीक है, जैसे कि एनजीओ हो गया, एनजीओ दबाव समूह है एक तरह से। ठीक है, और या फिर आंदोलनकारी समूह। लामबंदी और संगठन क्या होता है? आइए ऊपर दिए गए दो उदाहरणों के लिए की तरफ लौटे, उन संगठनों की बात करें जिनके बूते संघर्ष सफल हुआ। हमने देखा कि नेपाल के अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों की गठबंधन यानी एसपी ने किया था। आह्वान किसने किया था? पॉलिटिकल पार्टी ने, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों ने किया था गठबंधन करके। ठीक है, लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं थी। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट ने भी भाग लिया। जो दूसरी पार्टी थी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, उन्होंने भी भाग लिया। जिसको इस पार्टी को खुद संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी का मकसद क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है कि उन्हें लोकतंत्र पे कम विश्वास होता है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी मतलब उनको लोकतंत्र पे विश्वास कम है। ठीक है, और इन्होंने भी भाग लिया, लेकिन यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी। इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण भी कर लिया था। ठीक है, लेकिन नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा और अनेक संगठन शामिल थे, जब भी सभी बड़े मजदूर संगठन, ये होते हैं दबाव समूह, जो होते हैं संगठन होते, मजदूर संगठन हो गया,
उनके परिसंघ, इन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया। सिर्फ राजनीतिक दलों ने ही नहीं लिया, अनेक संगठन शामिल थे, जैसे मजदूर संगठन, किसान संगठन, परिसंघ, ये सब शामिल थे। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों का संगठन, शिक्षकों का संगठन, वकीलों का संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का संगठन, ये सब इसमें सबने समर्थन किया था। ठीक है। सिर्फ सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होता कि संघर्ष में सिर्फ राजनीतिक दल का ही काम होता है या सिर्फ जनता का काम होता है। ठीक है। राजनीतिक दल ही उस जनता को ऊपर उठा के लाती है। पहले पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो हुआ, उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। यहाँ उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फेडेकोर ने किया था। फेडेकोर। ठीक है। ये संगठन है, इस संगठन का में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी नेता लोग काम करते हैं। ये एक संगठन है। इस संगठन में कौन लोग शामिल थे? इंजीनियर और पर्यावरणवादी, जो इन्वायरमेंट के लिए लड़ते हैं, पर्यावरणवादी। ठीक है, जो पर्यावरण के लिए लड़ते हैं, दूसरों से पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, जो किसानों का एक संघ था, उसने, मजदूरों का संगठन के परिसंघ ने और विश्वविद्यालय के छात्रों ने, शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन भी मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। अब इसमें राजनीतिक पार्टी, अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी ने भी समर्थन दिया और सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई 2006 में। इन दो उदाहरणों से जान सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका है राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करके होता है, जिसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, सरकार बनाई जाती है। लेकिन हर नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता, प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं हो सकता। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघर्ष के पीछे संगठन होता है। ठीक है। और लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? प्रत्यक्ष भागीदारी। आप खुद चुनाव लड़िए, सरकार बनाइए और प्रत्यक्ष भागीदार बनिए। लेकिन सभी नागरिक नहीं बन सकते प्रत्यक्ष भागीदार। तो क्या होता है? नागरिक की इच्छा ना हो तो ना हो, अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ही ना हो, तो उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो, तो वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके ही इस प्रत्यक्ष राजनीति में अपना हिस्सा करता हो। ठीक है। अगर वो सिर्फ नागरिक क्या है, प्रत्यक्ष ना कर सकता हो, संभव है कि राजनीति में उसकी इच्छा ही नहीं है, या उसके पास साधन ही नहीं है, कौशल नहीं है। ठीक है। या वो सिर्फ मतदान करके अपना हिस्सेदारी करना चाहता है। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग तथा नजरिए का इजहार करते हैं। कैसे करते हैं? संगठन बनाकर अपने हितों नजरिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। ठीक है। जो राजनीतिक नहीं है, अप्रत्यक्ष तरीके से जो अपने हितों को सामने रखते हैं, मांगों को उठाते हैं संगठन बनाकर, उनको क्या बोलते हैं? हित समूह बोलते हैं या फिर दबाव समूह बोलते हैं। ठीक है। जैसे महिला मंडल हो गया, किसी किसी नगर, किसी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी राज्य में महिलाओं के लिए कोई आवाज उठाने वाली कोई पूरा संगठन है, तो महिला संगठन हो गया एक तरह से वो, तो वो भी एक दबाव समूह है। ठीक है। नीची जाति जो है, लोग जो पिछड़ी जाति के लोग जो हैं, उनके लिए आवाज उठाने के लिए जो अगर कोई संगठन है, तो वो भी एक तरह से दबाव समूह हो गया। ये इनका जरूरी नहीं कि ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़े ही लड़े। ठीक है। कुछ इलेक्शन नहीं लड़ते हैं और अपना काम बाहर से करते हैं। ठीक है। उसके बाद दबाव समूह और आंदोलन का, पहले हमने पढ़ा क्या चीज की, क्या चीज पढ़ा अभी हमने कि संगठन और ये सब चीजें, क्या बोलते हैं उसको, लामबंदी, और संगठन क्या होता है, संगठन क्या होता है एक तरह से। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दबाव समूह और आंदोलन। बतौर संगठन, दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जो दबाव समूह है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार कोई नीति नहीं बना रही है या गलत बना रही है या फिर बना दिया है, तो उस पर प्रभाव डालने के दबाव समूह अपना प्रभाव वो डालते हैं, असर डालते हैं उसके ऊपर। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य जो होता है, सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने या उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। ठीक है। राजनीतिक पार्टियां किस लिए दबाव डालती है? उनको चाहिए होता है सत्ता में हिस्सेदारी। सत्ता में हिस्सेदारी का मतलब शासन में हिस्सेदारी, सत्ता में भी नहीं, शासन में उनको जाना होता है। ठीक है। इलेक्शन लड़ना होता है। लेकिन जो दबाव समूह है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाते, वो हिस्सेदारी नहीं चाहते प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं चाहते सिर्फ। ठीक है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, एक जैसे पेशे के लोग, एक ही हित के लोग, एक ही आकांक्षा के लोग और
अथवा एक ही मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। मान लीजिए महिलाओं के हक के लिए बात करनी है, तो मान लीजिए सारी महिला वकीलें आ गई साथ में, ठीक है, उनका उनका एम था कि ये कोई कानून है महिलाओं का, इसको खत्म करवाना है। तो महिलाओं की जितनी महिला वकील थे सबने अपना एक, सब मिली उस कानून के खिलाफ उन्होंने एक संगठन बनाया, तो उसी को बोलेंगे दबाव समूह। तो उनका समान पेशा हो गया, समान हित हो गया, आकांक्षाएं हो गई, समान मत हो गया और समान उद्देश्य हो गया, तो एकजुट हो गए। ऊपर की गई चर्चा से हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिसमें हम संगठन नहीं कह सकते। जैसे नेपाल में हुआ जन संघर्ष, क्या हुआ, सभी लोग 5 लाख लोग सामने आए, तो ये संगठन नहीं है, ठीक है। 5 लाख लोग अगर सड़कों पर उतर गए तो संगठन नहीं है एक तरह से। लोकतंत्र के सॉरी नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्यवाही को के लिए जन आंदोलन जैसे शब्द का इस पर को शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, ठीक है। हम कभी सुनते हैं जन आंदोलन करके, ठीक है, जन आंदोलन जैसा शब्द सुनाई देता है हमको। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। तो ये सब क्या है, दबाव समूह के समान आंदोलन भी जो होते हैं वो चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे दबाव समूह क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे ठीक है, किसानों का समूह है, ठीक है, किसानों का समूह है, इन्होंने अपना संगठन बनाया, बोला कि इस बार चावल के दाम जो होंगे वो 5,000 की जगह हमें 5200 चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से दबाव समूह होगा। और एक बड़ा आंदोलन, जब बहुत सारे लोग एकजुट होते हैं और किसी एक चीज की लड़ाई करते हैं तो जन आंदोलन कहते हैं। इन आंदोलन में भी चुनावी मुकाबले नहीं होते, राजनीति में सामने से नहीं आते, ये सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन जो होता है ढीला ढाला होता है, कोई एक लीडर, मेन लीडर नहीं होता इनका, कब मिलना है, कहाँ आना है, कोई इस तरह से मैनेजमेंट नहीं होता आंदोलनों में, ठीक है। जहां भड़क रहा है आंदोलन, लोग जुट रहे हैं और आंदोलन आगे फैल रहा है। दबाव समूह में क्या होता है, पूरी कागजी कार्रवाई होती है कि हाँ इसके खिलाफ यहाँ मोर्चा निकालना है, इसका यहाँ जाके डीएम को ज्ञापन सौंपना है, इसके लिए इन लोगों को इसलिए यहाँ पे जाके जगह खोजनी है, ये सब चीजें, मतलब इनका पूरा संगठन मैनेजमेंट होता है दबाव समूह का। आंदोलनों में कोई मैनेजमेंट नहीं होता, संगठन नहीं होता, ठीक है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, न कि दबाव समूह पर। आंदोलनों में लोग जनता पर निर्भर करते हैं कि जनता कितनी ज्यादा से ज्यादा आएगी। दबाव समूह में क्या था कि वो लोग पहले ही मिल गए, एक पेशे के लोग, मान लीजिए कई डॉक्टर मिल गए शुरू में, 20 डॉक्टर आए एक साथ और उन्होंने एक संगठन बनाया कि ठीक है, जो कोरोना के खिलाफ, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में पूरा हालत खराब है तो वहाँ सरकार पर दबाव डाल के एक हॉस्पिटल बनवाया जाए टेम्पररी। तो ये दबाव समूह हो गया, इनका एकदम टारगेट फिक्स था, इनको जनता की हिस्सेदारी से मतलब नहीं था, ठीक है। दबाव समूह को जनता की हिस्सेदारी से मतलब नहीं था, लेकिन आंदोलनों में जनता की हिस्सेदारी जरूरी होती है। आंदोलन किसी ऐसे विशेष चीज के लिए नहीं होता, बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए होता है, ठीक है, बहुत विशाल तौर पे चेंज लाने के लिए होता है आंदोलन, ठीक है। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। अब हित समूह भी अलग अलग होते हैं, कुछ वर्ग विशेष के लिए होते हैं, कुछ जन सामान्य के लिए होते हैं। जन सामान्य मतलब कॉमन पीपल्स, सभी लोगों के लिए। वर्ग विशेष मतलब किसी एक विशेष वर्ग के हित समूह जो होते हैं। हित समूह वही दबाव समूह जो हो गया, दबाव समूह या हित समूह एक ही बात हो गई एक तरह से। हित समूह अमूमन समाज में किसी खास हिस्से और समूह के हितों को बढ़ावा देता चाहते हैं, जैसे कि मजदूर संगठन, ये हित समूह हो गया, ठीक है, मजदूरों के हितों की बात करता है। व्यवसायिक संघ, ये व्यापारियों के हितों की बात करता है। पेशेवर, जैसे वकीलों का संगठन हो गया, डॉक्टरों का संगठन हो गया, शिक्षकों का संगठन हो गया, ठीक है। तो ये विशेष वर्ग के लिए हित समूह बनाए जाते हैं जो किसी एक वर्ग के हितों की बात करते हैं, ठीक है। आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण है। ये दबाव समूह जो है, दबाव समूह ही आपस में चेंज कर दिया वर्ड को, या तो इन्हें हित समूह कहो या दबाव समूह कहो, ठीक है। दबाव समूह, ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं, किसी एक वर्ग के विशेष के लिए खड़े होते हैं। किसी खास तबके यानी मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी तथा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार क्या होता है, पूरे समाज से नहीं होता बल्कि अपने सदस्यों से होता है।
अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण के लिए होता है। ठीक है, जैसे हम बोले कहीं पे कोई मजदूर संगठन है किसी जिले में, और उन्होंने वहाँ के जो जिले के जो मजदूर हैं उनकी आवाज उठाने के लिए आगे आए हैं वो, ठीक है, वो मिले हैं वो लोग। तो वो एक हित समूह हो गया है, दबाव समूह हो गया। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके या हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, कुछ संगठन किसी एक का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्वमान्य सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनकी रक्षा जरूरी है। जब कुछ मौलिक हितों की रक्षा करनी होती है, जिनके जो सबके लिए जरूरी है, तो उसके लिए जो संगठन बनता है, इसका कोई किसी किसी एक खास उसके लिए नहीं, समूह के लिए नहीं है प्रतिनिधित्व करते, ये सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, संभव है कि ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ ना हो। ठीक है, मान लीजिए वो संगठन ऐसा था, एबीसी संगठन बना, इसने शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए जनता को साथ में लाया, मतलब एक संगठन बनाया, कुछ 15-20 लोगों ने शिक्षा के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिक्षा को लेकर एक संगठन बनाया कि शिक्षा में सुधार करने के लिए। तो ये संगठन हो सकता है कि ये सारे शिक्षित हों, ये 15 लोग जो थे सारे शिक्षित हों, इनको अपनी शिक्षा के लिए नहीं, जो लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए, वो भी सभी लोगों की शिक्षा के लिए बात करनी थी। ठीक है, तो हो सकता है कि उनका जो परिणाम हो उसका रिजल्ट इस पे ना आए, इन 15 लोग क्योंकि ऑलरेडी शिक्षित है, पहले से शिक्षित है, तो उनको लाभ ना हो। ठीक है, लेकिन बाकी सर्व सामान्य जो जन सामान्य है उनको लाभ हो। जैसे बोलीविया में क्या हुआ था, फेडेकोर संगठन थी, फेडेकोर संगठन ने आवाज उठाया जलापूर्ति के लिए, जलापूर्ति के लिए जो एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया था अधिकार उसका, तो उसने फेडेकोर ने, लेकिन फेडेकोर को थोड़ा सिर्फ पानी की प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है, या इसे हो भी नहीं रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि फेडेकोर वहां रह उस डिस्ट्रिक्ट उस शहर में हो भी ना, ठीक है, किसी दूसरे शहर में हो, उसको जल